डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, आपकी फैमिली में सब ठीक होंगे। कल मैंने आपको एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में ये बताया था कि दिनांक 15 दिसंबर को हम अनसोल्ड पेपर सोल्व कराएंगे। अनसोल्ड पेपर मैंने आपको बताया था कि जो आपके अच्छे मार्क्स के लिए एक बहुत अच्छी कुंजी है, एक की है, जिसको आप तैयार करने के बाद निश्चित रूप से अच्छी अपने जो है एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज वो दिन है जिसमें हम जिस चीज को हमने कहा था वो आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आपके जो भौतिक विज्ञान के बहुत सारे सेट हैं, लेकिन उनमें हम जो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले सन 2020 का हम सेट लेंगे और उसका पहला सेट है, फर्स्ट सेट है, इसका संकेतांक है 346 XS। एक बार फिर सुन लें सभी स्टूडेंट, सेट फर्स्ट संकेतांक 346 XS। सभी स्टूडेंट अपने अनसोल्ड पेपर में ये जो सेट है इसका नंबर खोल लें और इसके बाद में इसके हम जो क्वेश्चंस कराएंगे उनको ध्यान से आप करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का ये जो फर्स्ट सेट है उसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, एक का विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ये आपका उत्तर एक का विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? स्टूडेंट्स, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर। अब ये जो वोल्ट मीटर है वो कैसे आता है? आपने इसका फार्मूला पढ़ा है, फाई इक्वल टू EA cos थीटा। आप ये जानते हैं अच्छी तरह से। यहां से आप देख रहे हैं कि जो आपका E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसमें E बराबर जो होता है V/D या L भी कह सकते हो इसकी जगह पर। तो यहां पर L हो गया, A क्या है? एरिया है। तो एरिया में आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? L इंटू V। इधर cos थीटा ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो है कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए हम इसको देख सकते हैं यहां से। ये क्या है? V इंटू V। ये V है आपका वोल्टेज, ये आपकी वृत्त है, चौड़ाई है। तो वोल्टेज यानी कि वोल्टेज का जो मात्रक है वोल्ट हो गया और चौड़ाई का जो मात्रक है वो आपका मीटर हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो वोल्ट मीटर हो गया। समझ गए होंगे शायद। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तर एक खा। प्रश्न नंबर एक खा है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होगा। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके 9/2 ओम, 16/3 ओम, 12 ओम और 24 ओम। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। आप सब जानते हैं समबाहु त्रिभुज की जो फॉर्म होती है जिसकी जो है तीनों भुजाएं बराबर हों और उन तीनों भुजाओं का जो प्रतिरोध है वो आपका 24 ओम है। अर्थात इस तरह से प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं समबाहु त्रिभुज के रूप में। इसको हम नाम दे दें ABC। ये जो तीन प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इन तीनों का जो प्रतिरोध है वो 24 ओम है। अर्थात कुल प्रतिरोध
आपको दिया है 24 ओम। अब चूंकि इसकी 3 भुजाएं हैं, तीनों बराबर हैं, अर्थात तीनों में बराबर प्रतिरोध लगेगा, तो तीनों में बराबर प्रतिरोध लगा है, तो इसका मतलब ये 24 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर प्रत्येक प्रतिरोध का मान बराबर हो जाएगा 24/3 यानी कि 8 ओम। अर्थात ये सारे प्रतिरोध जो है वो 8 ओम, 8 ओम और 8 ओम हो जाएंगे। इनको हम R1, R2 और R3 भी कह सकते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों के बीच में आपको प्रतिरोध निकालना है। जो तुल्य प्रतिरोध है वो किन्हीं दो शीर्षों के बीच में, ये ए और बी के बीच हो सकता है, बी और सी के बीच भी हो सकता है, और आपका ए और सी के बीच भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किन्हीं दो प्रतिरोधों को देखते हैं कि वो किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर प्रतिरोध कौन सा, AB और AC दोनों क्या हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम आप जानते हैं, जब किन्हीं दो प्रतिरोधों के सिरे से सिरे लगातार जुड़े हों, इस तरह से एक प्रतिरोध ये हो गया, मान लीजिए दूसरा प्रतिरोध ये है, अगर इनके हम सिरे से सिरे जोड़ दें तो श्रेणी क्रम कहलाता है। और ये श्रेणी क्रम इस तरह से ना होकर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो श्रेणी क्रम में यह आवश्यक है कि उस जो प्रतिरोध दिया हुआ है उनके सिरे से सिरे जुड़े होने चाहिए। और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में इस तरह से जब बहुत सारे प्रतिरोध हों और सभी प्रतिरोधों में क्या है, उनके पहले सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। तो आप शायद आप श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझ गए होंगे। तो अब देखिए यहां से हम देखते हैं पहले R1 और R3 को। प्रतिरोध R1 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनके बीच तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का आप सूत्र जानते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 होता है। यहां पर R1 और R3 है, तो क्या करेंगे, हम इसको डैश लिखेंगे, R1 प्लस R3। जो प्रतिरोध जिस क्रम में जुड़े होते हैं उनको उस हिसाब से सीधे हम जोड़ देते हैं। अब डैश हमने क्यों लगाया, क्योंकि जो लास्ट में हमारा परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध निकलता है अंत में, उसको हम केवल R लिखते हैं। बीच में जितने भी क्रम लगाएंगे उन सब में R डैश R डबल डैश इस तरह से जोड़ते चले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं R1 की वैल्यू कितनी है, 8 ओम, और R3 की वैल्यू भी 8 ओम है। इस तरह से 16 ओम हो गया। अब आपने देखा इनको क्या किया, हमने इन दोनों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इन दोनों की जगह पर क्या आया, R डैश आया। अब ये तीसरा प्रतिरोध बचा है, इनका जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो इसके साथ किस क्रम में होगा, इसको हम समझते हैं। देखिए यहां पर चित्र में इनको जोड़ने के बाद एक प्रतिरोध आया, तो यहां से क्या करेंगे, इसको ऐसे बना सकते हैं। ये यहां पर आपका ये R डैश हो गया, और ये आपका पहले से दिया हुआ है R2। तो आप देख रहे हैं इसका एक पहला सिरा यहाँ, R2 का इसका पहला सिरा यहाँ, I डैश का दूसरा सिरा यहाँ पर, और R2 का भी दूसरा सिरा यहाँ पर। अर्थात ये क्या है, यहाँ पर समांतर क्रम में है। तो हम अंत में क्या कर सकते हैं, इनको
आर डैश तथा R2 समांतर क्रम में हैं, अतः शीर्ष V तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध अब आप जानते हैं कि जो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है वो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब चूंकि यहाँ पर दो प्रतिरोध हैं, कौन कौन से, एक आपका है R डैश, दूसरा है आपका R2, तो इस तरह से हम फार्मूला लगा सकते हैं 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R2, और इस तरह से यहाँ उनकी हम वैल्यू रख देंगे। तो R डैश बराबर कितना हो गया, ऊपर अभी आपने निकाला था, R डैश का मान 16 ओम प्लस R2 का मान आपको दिया हुआ है 8 ओम, तो 8, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 16 आ जाएगा। तो 1 प्लस 8 दूनी 16, 2 और 1 3/16, 1/R का मान है 3/16, हमें क्या करना, R का मान निकालना, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, अर्थात जो R का मान है ये हो गया आपका 16/3 ओम। इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, 16/3 ओम। डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गांव, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 खा का उत्तर देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 गा का जो है उत्तर देखेंगे। एक गा में जो प्रश्न है वो क्या है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 200 ओम तथा XC बराबर 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित वोल्टता तथा प्रवाहित धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर जो आपको वैल्यू दी हुई है वो मैं आपको लिखता हूं। यहां जो वैल्यू है आपको दिया हुआ है, R प्रतिरोध R की वैल्यू दे रखी है 100 ओम, और जो आपका प्रेरण प्रतिघात XL ये दिया हुआ है आपको 200 ओम। इसी तरह से आपका धारतीय प्रतिघात ये कहलाता है XC, ये भी आपका 200 ओम दिया हुआ है। अब आपको पता है कि ये तीनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण LCR 3 प्रकार के, इस तरह से ये आपका प्रतिरोध हो गया, इसके बाद में ये आपकी क्वाइल हो गई, और ये आपका कैपेसिटर यानी कि संधारित्र हो गया। तो इनके बीच में जो प्रतिरोध आपको दिया है ये R है, और ये आपका इसका प्रतिरोध जो क्वाइल है इसका दिया हुआ XL, और जो संधारित्र है उसका जो प्रतिरोध है वो XC है। अब तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अर्थात ये क्या है, एक LCR सर्किट है। और LCR सर्किट में जो आपका कालांतर है वो किस तरह से निकालते हैं वो ध्यान दीजिए। LCR सर्किट में कालांतर आपको फाई निकालना है। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, tan फाई बराबर XL माइनस XC अपान में R। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद क्या है, यहाँ पर XL की वैल्यू है 200
-200 और बटे में r की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 100, तो 200 में से 200 चला गया 0/100। यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 0। अब आपको पता है 10 कितने की वैल्यू 0 होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं 10 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं आप 10 फाई बराबर 10 0 डिग्री। यहाँ से 10 10 छोड़ देंगे, काटेंगे नहीं, 10 10 छोड़ देंगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ये कलांतर आपका आ गया। यानी एलसीआर सर्किट में जो आपका कलांतर है वो 0 डिग्री होता है। स्टूडेंट सभी ध्यान से इसको देख लें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये जो है अपनी इसकी अनसोल्व की एक अलग अपनी कॉपी बना लें, उस पर आप नोट करते जाएं। और साथ में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सारे जो हैं आपके टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाया करेंगे। शायद आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक घा है। एक घा जो प्रश्न है वो ध्रुवण से संबंधित है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ये ब्रूस्टर के नियम से आधारित है, ये कोर्स में आपके नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं एक कुआं। एक कुआं में क्या है, एक कुआं देखिए इसमें प्रश्न दिया है एक ही वेग से गतिमान निम्नलिखित में से किस कण की द्विरागली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या अल्फा कण की। अब हमें कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि द्विरागली जो तरंग दैर्ध्य है उसका सूत्र क्या होता है। द्विरागली तरंग दैर्ध्य ये होता है लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू होता है h/mv, जहां पर h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। जहां h प्लैंक नियतांक, m कण का द्रव्यमान और v जो है कण का वेग है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर एक बात और भी कही गई है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ही वेग से, अर्थात यहां पर वेग कांस्टेंट है, तो यहां पर जो वेग है v आपका नियत है। जब ये नियत हो गया और h पहले से ही नियतांक है, इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। लैम्डा की जो वैल्यू है वो 1/m के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात जो m है वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात किसी भी कण का द्रव्यमान अगर अधिक होगा तो इसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो कम होगी, और द्रव्यमान अगर क्या है कम होगा तो तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। तो आप यहां देख रहे हैं 3 कण दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। तो यहां पर सबसे जो कम द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन का है, तो इसलिए क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो वेग है तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन का वेग अधिकतम होगा। ये बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। सभी स्टूडेंट्स को नोट कर लें, देख लें सही से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चा। एक चा में दिया है
प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V0 के बीच खींचे गए वक्र की ढाल क्या होगी। तो इसमें जो आपकी आवृत्ति है और निरोधी विभव है V0, इसके बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो उसकी वैल्यू जो आती है वो h/e के बराबर आती है। तो इसको आप सीधे लिख सकते हैं इसके लिए। यहां पर आप देख रहे हैं तो सीधे सीधे इसमें क्या कर सकते हैं, प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव V0 में ग्राफ। जब इनके बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो जो वक्र की ढाल है, वक्र की ढाल, ये आपका स्मॉल h/e के बराबर होता है। h यहां पर क्या है, प्लांक कांस्टेंट है और ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो इस तरह से सीधे इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खंड बा में आपका 2 का प्रश्न है, इसे नोट कर लें। दो का प्रश्न देखिए, इसमें कहा है अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, ये बात आप ध्यान समझें। यहाँ पर एक चित्र के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी क्या होती है। तो सबसे पहले अवतल लेंस बनाते हैं, किस तरह से बनता है, इस तरह से ये बनाते हैं हम। ये आपका अवतल लेंस है, जो बीच में कैसा होता है, पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस का ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। तो हम यहाँ बात करते हैं इसकी अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी क्या है। अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस बिंदु या द्वितीय फोकस कह सकते हैं आप, द्वितीय फोकस, इसकी परिभाषा आपको देनी है। द्वितीय फोकस की परिभाषा कैसे देते हैं, इस तरह से आपने एक अवतल लेंस बना लिया। अवतल लेंस बनाने के बाद आप ये देखते हैं कि यहाँ पर लेंस के बिल्कुल मध्य में और मुख्य अक्ष के काटती हुई बिंदु है। इस बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, इसका नाम है प्रकाशिक केंद्र। और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, इसका नाम है मुख्य अक्ष। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। अब क्या होता है, कुछ प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, समांतर आने के बाद इस तरह से लेंस पर टकराएंगी। कुछ किरणें इधर से भी आएंगी समांतर, आप देख रहे हैं। और जब चूंकि लेंस पर आके टकराएंगी तो वहां पर अपवर्तन भी होगा। अपवर्तन होने के बाद क्या होगा, ये किरणें जो हैं मुख्य अक्ष किसी एक बिंदु से इस तरह से ये यहां से ये निकलती हुई इस तरह से प्रतीत होती है। तो ये जो बिंदु है ये हमारा कहलाएगा द्वितीय फोकस। तो कहने मतलब ये हुआ कि अवतल लेंस में जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु आपका क्या कहलाएगा? अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है F। तो आपने इस चित्र के द्वारा सही तरीके से समझ लिया होगा कि ये अवतल लेंस की द्वितीय फोकस क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो खा प्रश्न जो है ये भी आपका दिया हुआ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध। ये जो प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है, सिलेबस में आपका नहीं है। फिर अब यहां पर देखिए ये 2 खा प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्ध आयु में संबंध। हालांकि ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड में नहीं है, फिर भी एक छोटा सा इसका सूत्र है, वो संबंध है, मैं आपको उसको बता दे रहा हूं। औसत आयु और अर्ध आयु में संबंध। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन सिलेबस में नहीं है। ये हो गया आपका रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयु। औसत आयु जो होती है वो टाउ होती है और तथा अर्ध आयु कैपिटल टी में संबंध। ये टाउ बराबर होता है 1.44 कैपिटल टी, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये आपका हो गया टाउ बराबर, ये हो जाएगा आपका कैपिटल टी अपॉन में 0.6931। इस तरह से भी आप कर सकते हो इसमें। तो ये संबंध आपका इसमें आ गया। इस क्वेश्चन के बाद इसमें 2 का प्रश्न है। 2 का प्रश्न क्या है? प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। प्रकाश विद्युत का जो कार्यफलन है वो क्या होता है, इसके लिए बहुत से ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्वेश्चन है और पेपर में अधिकांश आता है। प्रकाश विद्युत कार्यफलन का अर्थ, अर्थात प्रकाश विद्युत कार्यफलन ये क्या होता है? हम जानते हैं अच्छी तरह से, जो प्रकाश विद्युत का प्रभाव का पाठ है उसमें ये बताया गया कि जब कोई प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो उससे क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के जो उत्सर्जन की जो ऊर्जा है वो अलग अलग होती है, क्योंकि जिस प्रकार से वो प्रकाश को अवशोषित करता है उसी प्रकार से उसमें ऊर्जा संचित होती है और वो फिर क्या करता है, वो सतह से उत्सर्जित होना शुरू हो जाता है। तो जो कार्यफलन है वो क्या है? कार्यफलन जो है किसी इलेक्ट्रॉन को किसी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसका क्या कहलाता है? कार्यफलन कहलाता है। कार्यफलन को हम W से प्रदर्शित करते हैं और फाई से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर W बराबर जो फार्मूला होता है h न्यू 0। न्यू क्या है? न्यू जो है वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटॉन की जो है वो देहली आवृत्ति है, देहली आवृत्ति है। तो इस तरह से ये प्रकाश विद्युत के जो आपका कार्यफलन है वो इसका सूत्र आपका है W = h न्यू 0 हो गया। बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी, और कल हम फिर जो है आपको एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे और
मैं आशा करता हूं कि आज के जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़ाए हैं वो आपको सही समझ में आए होंगे। धन्यवाद।